आप सभी का स्वागत है। साथियों, बर्फ के जमने में वक्त लगता है, बर्फ के जमने में वक्त लगता है, सूरज के निकलने में वक्त लगता है। साथियों, हम अपनी किस्मत को बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई, तुगलक वंश ने अपने भारत के इतिहास में कौन कौन सा योगदान दिया, तुगलक वंश से क्या हमारे भारतीयों को फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, इन सब के बारे में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक वंश था। तुगलक वंश के पहले भारत में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, और खिलजी वंश के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जा करके प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं, या अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप खिलजी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एकदम कंटेंटमेंट बहुत बेहतर दिया गया है, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज हम आपको बताएंगे तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने क्या किया था, खिलजी वंश के जो राजा थे, खिलजी वंश के अंतिम राजा थे खुसरो शाह। खिलजी वंश के अंतिम राजा थे खुसरो शाह, और खुसरो शाह की हत्या कर देते हैं गयासुद्दीन तुगलक, और भारत में क्या करते हैं, दिल्ली में क्या करते हैं, तुगलक वंश की नींव डालते हैं। होता क्या है, गयासुद्दीन तुगलक जो रहते हैं, खिलजी वंश के ही एक राजा रहते हैं जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गयासुद्दीन तुगलक का निवास स्थान था। गयासुद्दीन तुगलक पहले क्या करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। काफी प्रतिभावान थे, प्रतिभावान होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को सेनापति नियुक्त कर दिया था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत के विजयों पर अपना योगदान दे दिया। अब जब क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक ने अपना योगदान दिया खिलजी वंश में, तो क्या हुआ, इनको क्या किया गया, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि दिया गया। गाजी मलिक की जब इन्हें उपाधि दिया गया, तो गाजी मलिक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान किया। अब लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ये थोड़ी ना पता था ये हमारे वंशजों का अंत कर देगा और खुद राजा बन जाएगा, इतना ज्यादा चतुर हो गया है, ये सब उनको पता नहीं था। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको गाजी की उपाधि प्रदान कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद क्या होता है, खिलजी वंश में तमाम प्रकार के राजा बनते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश को बर्बाद करने पर लग जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद इनके विचार बदल जाते हैं और खुद राजा बनने के बारे में सोचने लगते हैं। तो होता क्या है, खुसरो शाह जो रहते हैं, खुसरो शाह की जो खिलजी वंश के अंतिम राजा रहते हैं, उनकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक कर देते हैं, और खुसरो शाह की हत्या करने के बाद क्या होता है, ये खुद राजा बन जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जब राजा बनते हैं तो नए वंश की स्थापना करते हैं, जिस वंश का नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन जो रहता है 1320 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक चलता है। गयासुद्दीन तुगलक ये क्या करते हैं, 5 सितंबर 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के राजा बनते हैं। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राजा बनते हैं, और जब राजा बनते हैं तो ये बहुत से प्रशंसनीय कार्य करते हैं और बहुत निंदनीय कार्य भी करते हैं। होता क्या है, प्रशंसनीय कामों की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत वीर और बहादुर थे, तो वीरता के कारण क्या होता है, इनके समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोलकारी जो आए थे भारत में, सबसे ज्यादा गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में आए थे, और गयासुद्दीन तुगलक ने उनको हमेशा पराजित किया था। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि टोटल 29 बार मंगोलों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, और 29 के 29 बार गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया था। ठीक है, 29 बार मंगोल ने इनके अधिक क्षेत्र पर आक्रमण किया, गयासुद्दीन तुगलक के क्षेत्र पर 29 बार आक्रमण किया, लेकिन 29 के 29 बार गयासुद्दीन तुगलक की विजय हुई।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक भारत के पहले राजा रहते हैं जो भारत में नहरों का निर्माण करवाते हैं। भारत में नहरों का निर्माण कराने वाले जो पहले राजा हैं उनका क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। ये भारत के पहले शासक बनते हैं नहरों का निर्माण करवाने वाले। इसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाने के बाद चले जाते हैं दक्षिणी भारत में, बंगाल साइड में पूर्वी भारत और इधर दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश उदेश की तरफ चले जाते हैं। तो वहां जब जाते हैं वहां पे इनको रहना बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली में रहना इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये क्या करते हैं, दक्षिणी भारत का भ्रमण करने के बाद दिल्ली जब वापस लौटते हैं तो वापस लौटने पर क्या होते हैं, वहीं पर एक सूफी संत, दिल्ली में एक सूफी संत रहते हैं जिनका नाम रहता है निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम रहता है, निजामुद्दीन औलिया रहते हैं। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और ये क्या करते हैं, ये जब सोचते हैं कि अगर गयासुद्दीन तुगलक यहाँ दिल्ली में आ जाएंगे तो हमको क्या करेंगे, दिल्ली से निकाल देंगे। तो निजामुद्दीन औलिया जब सोचते हैं, जब इनको पता चल जाता है गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली आने वाले हैं, तो ये कहते हैं कि मैं भी कमजोर नहीं हूं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इन्होंने कहा कि गयासुद्दीन तुगलक तुम दिल्ली को ऐसे आसान न समझ लो, दिल्ली तुम्हारी सोच से अभी बहुत दूर है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो ये किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। किसके बारे में कहा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा। तो गयासुद्दीन तुगलक डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाते हैं, दिल्ली के पास छोटी पहाड़ियां मिलती हैं, उन्हीं पहाड़ियों में क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक रहने लगते हैं और उन पहाड़ियों में एक शहर का निर्माण कराते हैं जिस शहर का नाम ये रखवाते हैं तुगलकाबाद। कौन सा बात, तुगलकाबाद। और गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाते हैं दिल्ली के पास पहाड़ियों में। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की, तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने की। और वहां रहने के लिए महल बनवाया जिस महल का नाम है 56 कोट का किला। कौन सा किला, 56 कोट का किला। तो 56 कोट का किला किसने बनवाया, 56 कोट का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। किस शैली में बनवाया, रोमन शैली में बनवाया। किस शैली में, रोमन शैली में 56 कोट का किला तुगलकाबाद में बनवाया गया दिल्ली के समीप। ठीक है। अब होता क्या है, बाद में ये दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली पर ही क्या करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। भाई कहाँ है खुश होंगे, भाई उनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया, राजा के मरने के बाद वो राजा बन जाएंगे। ठीक है। तो होता क्या है, इनके मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, राजा को बुलवाते हैं। राजा को बुलवाते हैं कहाँ पे, अफगानिस्तान के पास। ठीक है। वहीं पर जब राजा को बुलवाते हैं तो राजा वहां जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक वहां जाते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के लकड़ी का महल बनवाए रहते हैं। किसका महल, लकड़ी का महल। और जब गयासुद्दीन तुगलक वहां महल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते वो महल उनके ऊपर गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो राजपाट होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में आ जाता है और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक राजा बन जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बनते हैं तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनते हैं, क्योंकि 1325 मोहम्मद बिन 1325 में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक क्या रहते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1325 में लकड़ी के महल गिरने से। अच्छा ध्यान देंगे, गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई है महल के गिरने से हुई है। हम आपको बताए थे एक राजा थे जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। कौन राजा थे वो, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़े से क्या खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे और पोलो को ऐसे मारने के चक्कर में क्या होता, घोड़े से गिर जाते हैं और गिर करके क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। तो अच्छा ध्यान देंगे, अब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक चलता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में राजा बनते हैं और इनका शासन 1351 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, जौना खां। और इन्हीं जौना खां की याद में एक शहर का निर्माण हुआ है, जौनपुर शहर का निर्माण हुआ है।
किस शहर का निर्माण? जौनपुर। जौनपुर आप लोग जानते होंगे, यही पास में है, अम्बेडकर नगर के पास में, ठीक है। जौनपुर शहर का जो निर्माण होता है वो जौना खां की याद में होता है। सर जौनपुर शहर का निर्माण कौन करवाते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं। कौन करवाते हैं? फिरोज शाह तुगलक। इनके भाई रहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के भाई रहते हैं फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बनते हैं। और इन्हीं के याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करवाते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसकी याद में करवाया? जौना खां की याद में करवाया। कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया। ध्यान देंगे, इसी जौनपुर शहर को क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज, ठीक है। ये इसी को सिराज ए हिंद कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता है। अगर कहीं भी ऐसा प्रश्न आता कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जौनपुर। सिराज ए हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किए थे? 5 प्रशंसनीय कार्य किए थे। लेकिन क्या हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दिल्ली सल्तनत में सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। दिल्ली सल्तनत में अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा समझदार था, तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? 5 प्रयास करते हैं। पहला प्रयास उनका रहता है दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि। पहला कार्य इनके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। लेकिन जैसे ही ये कर में वृद्धि कर देते हैं, बरसात होना बंद हो जाता है। फसल जो उत्पादन हो रहा था, उत्पादन ठप हो जाता है। और क्या होता है? जनता जो रहती इनसे उब जाती है कि कैसा राजा मिल गया। राजा के बनते ही क्या हुआ? बरसातें खत्म हो गई। और जैसे ही कर में वृद्धि किए, तुरंत क्या हो गया? कर में वृद्धि करते ही फसलें बर्बाद होने लगी। तो होता क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक को लोग क्या करते हैं? इनकी निंदा करने लगते हैं। और बाद में क्या करना पड़ता है? बेचारे को दोआब के क्षेत्र में जो कर वृद्धि किए रहते हैं उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो इनको कहा जाता बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन इनकी किस्मत ही साथ नहीं देती। कहने का मतलब दुर्भाग्य इनके पीछे पीछे था। केवल राजा बनने के लिए इनका किस्मत साथ दिया था, ठीक है। दूसरा कार्य क्या होता है? दूसरा कार्य क्या करते हैं? अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं। राजधानी को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। राजधानी का परिवर्तन करते हैं। अच्छा सर, राजधानी का परिवर्तन क्या करते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी, पहले राजधानी थी दिल्ली। राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। ये राजधानी को दिल्ली से क्या कर देते हैं? देवगिरी स्थानांतरित कर देते हैं। कहते हैं दिल्ली मेरी राजधानी नहीं है, मेरी राजधानी देवगिरी है। राजधानी कहाँ है? देवगिरी। और देवगिरी दक्षिणी भारत में पड़ती है, ठीक है। इसी का नाम बाद में क्या होता है? इसी देवगिरी का नाम दौलताबाद पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दौलताबाद। तो देवगिरी से क्या कहते हैं? देवगिरी का नाम रखवा देते हैं दौलताबाद। कौन रखवा देते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी नामक स्थान को दौलताबाद नाम में स्थानांतरित करवा देते हैं, नाम बदल देते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। कब किया था? दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने राजधानी किया था 1327 ईस्वी में। कब किया था? 1327 में इन्होंने दिल्ली को दौलताबाद में परिवर्तित कर दिया अपनी राजधानी को। लेकिन जब राजधानी को दौलताबाद परिवर्तित कर देते हैं, वहां क्या होता है? राज्य में होने वाले जो कार्य होते हैं सभी कार्य ठप हो जाते हैं। सेना पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। इनके द्वारा किए गए सभी कार्य उल्टे होने लगते हैं। तो इनको लगता है यार हमने गलती कर दी, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बाद में फिर क्या करते हैं? अपनी राजधानी को दौलताबाद से फिर से दिल्ली कर देते हैं।
जब देखते कि इनका काम सब विफल होने लगा है राजधानी परिवर्तन होने के कारण, तो ये क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से फिर कहां कर देते हैं, दिल्ली कर देते हैं। और 1335 ईस्वी में क्या करते हैं, 1335 ईस्वी में फिर से क्या होता है, राजधानी दौलताबाद से दिल्ली हो जाती है। पॉइंट है समझ में? इनके दो कार्य समझ गए, पहला था दोआब में वृद्धि, दूसरा है राजधानी में परिवर्तन। तीसरा कार्य क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का जब इन्होंने प्रचलन किया तो इनके द्वारा किया गया तीसरा कार्य था। तो इस सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से क्या होने लगा, लोग क्या करते थे, छीना झपटी का काम ज्यादा करने लगे। भाई जब सांकेतिक मुद्रा चली ना, जहां 10 पैसा था तो वहां 20 पैसा बताते थे, और जहां 20 पैसा था वहां 40 पैसा बता देते थे। तो हुआ क्या, इनके द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा भी विफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा क्या हो गई, विफल हो गई। इनके 3 कार्य ऑटोमेटिक विफल हो गए। चौथा कार्य इन्होंने क्या किया, खुरासान अभियान किया। खुरासान अभियान, और खुरासान अभियान भी क्या होता है, यह भी विफल हो जाता है। खुरासान अभियान भी क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। पांचवा कार्य इन्होंने किया था, कराचिल अभियान किया था। और जब कराचिल अभियान किए तो कराचिल अभियान भी विफल हो जाता है। कराचिल अभियान क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। और इनके द्वारा पांचों के पांचों कार्य क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इनको क्या कहा जाता है, पागल या सनकी राजा लोग कहते हैं। कहते हैं ये राजा ने ये सनकी है, पागल राजा कह देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। इन्हीं के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 नए वंश पड़ते हैं जिनका नाम रहता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 2 बंधु करते हैं। हसन कौन करते हैं, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई रहते हैं। वे क्या करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और एक और वंश पड़ता जिसका नाम है बहमनी वंश। ठीक है, बहमनी वंश की स्थापना कौन करते हैं, हसन गंगू करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, दक्षिण भारत में 2 नए राज्यों का उदय होता है, विजयनगर और बहमनी वंश। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका महाद्वीप, किस महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के एक यात्री आते हैं जिनका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है, इब्न बतूता। इब्न बतूता प्रश्न पूछा जाता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए, तो अफ्रीकी यात्री थे इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। ठीक है, इब्न बतूता की एक रचना पूछी जाती है जिस रचना का नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता की ये एक प्रमुख रचना है रेहला। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आते हैं। जब ये दिल्ली पहुंचते हैं भारत में, तो इब्न बतूता से क्या होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित होते हैं और इन्हें क्या कर देते हैं, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं। दिल्ली का क्या नियुक्त कर देते हैं, काजी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन सा पद दिया था, तो इब्न बतूता को इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी। बाद में क्या होता है, इब्न बतूता को ये क्या करते हैं, जब काजी नियुक्त कर देते हैं तो इब्न बतूता को ये 1342, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में, किस रूप में, राजदूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजते हैं। अपना राजदूत बना करके चीन में भेजते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को। इब्न बतूता से कहते हैं कि आप चीन चले जाइए, कुछ कार्य है, कुछ कार्यों को लेकर के चीन भेज देते हैं। लेकिन कहने को यह मिलता कि इब्न बतूता जो रहते वो चीन नहीं जाते। ठीक है, रुपया पैसा ढेर सारा राजा से ले लेते हैं,
अपने खाने पीने की सब व्यवस्था कर लेते हैं, और जब कहते हैं कि आप चीन चले जाइए तो ये चीन देखते हैं कि हिमालय पर्वत पार करके जाना है, तो ये क्या करते हैं, जाते नहीं हैं, लौट आते हैं। ठीक है, और राजा को इसकी भनक नहीं लग पाती और वहीं कहीं राज्य में रहने लगते हैं, राजा के साथ धोखा कर देते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये दिल्ली सल्तनत के पहले राजा थे, दिल्ली सल्तनत के पहले राजा थे जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे। अजमेर में है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगर कह दे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। और बहराइच में है सलार मसूद गाजी, सलार मसूद गाजी की मजार है। तो यहाँ पे बहराइच में सलार मसूद गाजी, बहराइच का नाम सुने आप लोग कि नहीं, जानते हैं बहराइच के बारे में ना। तो बहराइच में है शेख, हाँ बहराइच में सलार मसूद गाजी का मकबरा है, अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो इन दोनों जगहों पर कौन गए थे, सल्तनत के ये पहले शासक थे जो मकबरे पर गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 20 मार्च 1351 ईस्वी को, 20 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा के समीप एक जगह जिसका नाम है गोडाल, यहीं पर युद्ध करते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या रहते हैं, ये मर जाते हैं, और जो प्रजा रहती है मोहम्मद बिन तुगलक की, उसको राजा से क्या हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा एक कहावत भी है कि ये जो राजा था, राजा, ठीक है, एक पढ़े लिखे राजा को क्या कहते हैं लोग, पागल राजा या सनकी राजा कहते हैं। ऐसा कहावत कि सनकी राजा से प्रजा को छुट्टी मिल गई, इनके मरने के बाद प्रजा खुश होती है। ठीक है, कि एक पागल सनकी राजा से प्रजा को क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। तो होता क्या है, जब भाई इनके बाद क्या होते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके भाई रहते हैं जिनका नाम रहता है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा बनते हैं। और 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चलता। साथियों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें साथियों। जय हिंद साथियों।